नमस्कार। आज 8 मई यानी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के दिन आज हम एक बहुत ही महानुभव मिसेस वत्सला मिश्रा मैम के साथ हैं, जो कि स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है। इन्होंने अपनी पूरी उम्र लोगों की सेवा में गुजार दी। इनकी जर्नी 1976 में स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में ही एज अ स्टूडेंट स्टार्ट हुई थी और आज 48 ईयर्स बाद वो यहाँ प्रिंसिपल के पद पे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज हम इनसे थैलेसीमिया के बारे में, थैलेसीमिया के पेशेंट्स की परेशानियों के बारे में कुछ जानेंगे और हम इनसे बात करेंगे कि हम कैसे इन पेशेंट्स की परेशानियाँ कम कर सकते हैं, इनको कैसे हम ब्लड प्रोवाइड करा सकते हैं या कैसे हम थैलेसीमिया बीमारी को ही फैलने से रोक सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले तो थैलेसीमिया के बारे में हम सब कहते हैं कि थैलेसीमिया में इतना ब्लड चढ़ाया जा रहा है या इनकी मृत्यु गांव में बोलते हैं सूखे रोग से हो गई। तो ये थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक, जिसमें कुछ जीन्स जो हमारे रेड ब्लड सेल्स को सिंथेसाइज करते हैं वो प्रॉपरली नहीं बनते। नहीं होने की वजह से हम उसमें हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस होती है, जो कि हमको रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिलता है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो वो प्रॉपरली ना होने की वजह से इन लोगों को बराबर ये एनीमिया से प्रेजेंट करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि जैसे हमारे शरीर में जीन्स होती हैं, 2 सेट ऑफ जीन्स होते हैं, उसमें आरबीसी में कहते हैं अल्फ़ा और बीटा के नाम से। तो कितना डिफेक्ट है ये आनुवांशिक, ये वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, और उस पर डिपेंडेंट के हिसाब से हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। तो इसमें जो होता है, इसमें जिनमें की कम डेफिशिएंसी होती है उनको हम थैलेसीमिया में माइनर कहते हैं या कैरियर। तो इस तरह के लोग अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करते हैं, इनमें एनीमिया रहता है 8 से 10 के बीच में, पर वो कंटिन्यू करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जिनमें कि दोनों सेट ऑफ जीन्स में डिफेक्ट होता है, या ये हम कहें कि मेजर डिफेक्ट होता है। तो ऐसी स्टेज में जब मेजर डिफेक्ट होता है तो हीमोग्लोबिन बनता नहीं है प्रॉपर, और प्रॉपर बनता नहीं है तो बचपन में से ही जो है उसमें बराबर से एनीमिया करके ये प्रेजेंट करते रहते हैं। पर क्योंकि ये आनुवांशिक बीमारी है तो इसका एज सच अभी कोई दवा की तरह से इलाज नहीं है। इसमें हम लोग को बार बार इनको जो कमी हो रही है ब्लड की, हीमोग्लोबिन की, उसको हमें इनको बाहर से ब्लड दे के पूरा करना पड़ता है, जो ये हमारे थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चे होते हैं। तो इस वजह से इनकी ग्रोथ भी कम होती है, इनको अन्य इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। तो कई तरह की इनकी बीमारियां उस हीमोग्लोबिन के कमी की वजह से होती हैं इनको। हाँ, अभी रिसेंटली हम लोग सुनते रहते हैं कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे एडवांसमेंट हुए, कैंसर के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्योर हो गए, कीमोथेरेपी और पता नहीं क्या क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह से काफ़ी अच्छे से कैंसर क्योर किया जा रहा है। तो थैलेसीमिया में भी कहीं ना कहीं हमको सुनने में आता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, पर बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा है इसलिए नहीं करा पा रहे। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी एज निकल गई इसलिए नहीं करा पा रहे। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको ट्रांसप्लांट का पार्टनर ही नहीं मिला, हम जो डोनर चाहिए तो बोन मैरो डोनर। और बोन मैरो डोनेशन में एक ये भी बात आती है कि हमने जैसा मूवी में देखा कि बड़ी बड़ी निडल स्पाइन में लगाई जाती है और उससे फिर पैरालिसिस का भी खतरा होता है। तो क्या ये सच है और किस हद तक ये सच है? वो जो ये पैरालिसिस का खतरा हो, ये सब तो चीज़ गलत है, ये तो नहीं होता है। क्योंकि इसमें तो अगर जब भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट या कुछ करते हैं, सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है जिसमें बहुत ही कम इनको हम सेल्स सेपरेट करके देते हैं। स्टेम सेल थेरेपी दे सकते हैं, जिसमें कि जो सेल्स नॉर्मल हमारी बॉडी में बनते हैं वो लेके हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, हाँ महंगा जो है वो ज़रूर है, क्योंकि अभी इसमें कॉस्ट जो है, इस प्रोसीजर की कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आती है, तो महंगा ज़रूर है। लेकिन ये कहना कि कोई पैरालिसिस का खतरा है या कुछ है, उस तरह की चीज़ नहीं होती है। तो अभी नई टेक्निक्स आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, और जिस हिसाब से हमारा साइंस अभी इस समय प्रोग्रेस कर रहा है, वी होप कि ग्रेजुअली और वेरी सून जो है उसमें से थोड़ा सा प्रोसीजर्स की कॉस्ट भी कम हो जाएंगी धीरे धीरे। पर अभी हाँ है, कुछ ही सेंटर्स पे, मेन चीज़ ये कि कुछ सेंटर्स पे है, एडवांस सेंटर्स हैं हम लोग के, जैसे अब उधर पीजीआई में है, सीएमसी वेलोर में है, जहाँ की बहुत अच्छा हीमेटोलॉजी का सेटअप है। हमारे यहाँ भी अब एसजीपीजीआई में और यूपी में भी इन सब में प्रोसीजर डेवलप हो रहे हैं। तो आशा ये करते हैं कि बहुत जल्दी ये
आम आदमी की पहुंच में भी आने लगेगा। मैम हमने ये भी सुना है कि 10 साल के बाद थैलेसीमिया पेशेंट्स का बोन मैरो ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होता है, क्या ये सच है, और अगर है तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है कि लिखा है कि 10 साल के बाद नहीं होता है। उसमें मेनली हमको स्टेम सेल की थेरेपी ही देनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद नहीं हो सकता है। उसमें तो बेसिकली एक ये मिथ है। वो मिथ है। मैम अगर थैलेसीमिया का अर्ली डिटेक्शन हो जाए, लाइक जैसे शादी होती है, तो शादी के टाइम क्या जेनेटिक टेस्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आनुवांशिक बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो क्या उसका पहले ही डिटेक्शन हो सकता है या एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है, और अगर होता है तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट की लाइफ में, और नहीं हो पाता तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? टेस्ट बिल्कुल हो सकता है। इवन अगर किसी एक को, लड़के को या लड़की को अगर है थैलेसीमिया, तो आइडियली तो हम लोग तो अब ये कहते हैं बजाय कुंडली मिलाने के आपका जो भी वुड बी लाइफ पार्टनर है उसको एक बार चेक करा लेना चाहिए। और टेक्निक्स हैं यहाँ पे भी अवेलेबल। HPLC एक टेक्निक है जिससे कि हम ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन और उसकी जीन्स के लिए चेक कर सकते हैं। तो उस टेक्निक से देख लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि अनुवांशिक है, तो एक जीन में अगर है तो माइनर में साइलेंट है, तो वो केसेस हमें पता भी नहीं लगेंगे कि ये थैलेसीमिया के हैं। लेकिन वही अगर 1+1 2 हो जाएगा शादी के बाद मिलके, तो वो मेजर करके बच्चा प्रेजेंट कर सकता है। तो उधर भी कर सकते हैं। अगर किसी को पता है कि हमें है तो उसे ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से पहले हिस्ट्री ले लें, कर लें, या हो सके तो जांच करा लें कि जो भी पार्टनर है उसमें कोई इस तरह का है तो नहीं। तो वो हो रहा है आजकल, और टेस्ट इतना रेयर नहीं है, टेस्ट इजीली अवेलेबल हैं इनके लिए HPLC टेक्निक से। और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के वेरिएंट हम लोग डिटेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ भी है, हम लोग के पास भी हो रहा है। अभी इस समय कुछ किट्स उसमें आई नहीं है, तो इसलिए 1-2 महीने से बंद है, फिर शुरू हो जाएगा रेगुलरली। फिर एंटीनेटल स्क्रीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो लेडीज़ आती हैं उस समय उनको भी स्क्रीन करके हम देख सकते हैं कि इनमें था तो नहीं, क्योंकि गांव से बहुत सी लेडीज़ आती हैं जिन्होंने पहले नहीं चेक कराया होता है, तो उनको हम स्क्रीन कर सकते हैं कि उनमें कोई थैलेसीमिया की जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन थे तो नहीं, और उसके हिसाब से उन्हें काउंसिल कर सकते हैं। तो टेस्ट अवेलेबल हैं, इसलिए ना मैं कह सकता लगभग सभी मेडिकल कॉलेज के लेवल पर अब ये टेस्ट अवेलेबल है। मतलब लोगों को सस्ते में या फ्री में हाँ चीज़ें अवेलेबल हो पा रही हैं? हाँ, ये फ्री है। थैलेसीमिया के जो बच्चे आते हैं सस्पेक्टेड पीडियाट्रिक से, उनसे कोई पैसा नहीं लगता है गवर्नमेंट रिलीफ से। उनको हम पहले चेक कर लेते हैं एनीमिया के केसेस में जहाँ सस्पेक्ट करते हैं, तो उस टेस्ट से हम है कि नहीं, अगर हम सस्पेक्ट कर लेते हैं कि इनमें थैलेसीमिया की एबनॉर्मलिटी है, जीन है, तो उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। फिर उनके पेरेंट्स को बुला के हम लोग चेक करते हैं कि क्या इनमें एबनॉर्मलिटी कोई है। अगर है तो उनकी काउंसलिंग उस हिसाब से चलती है आगे। फ्यूचर कोई भी अगर बेबी होना है या कुछ होना है तो उस तरह से काउंसलिंग चल सकती है। एंड ANCs में भी हम स्क्रीनिंग अब कर रहे हैं। मैम जैसा आपने बताया सेकेंड ट्राइमेस्टर की लेडीज़ जब आती हैं तो उनका चेकअप होता है, स्क्रीनिंग होती है, तो जब पाया जाता है कि थैलेसीमिया, तब क्या प्रोसेस होता है आप लोगों का? तब उनको उस हिसाब से गाइड करके और बेबी को फॉलो किया जाता है थ्रू आउट कि नहीं, और फर्दर फ्यूचर के लिए उनकी काउंसलिंग कर दी जाती है जो है। बेसिकली आप फ्यूचर के लिए पहले से तैयार किया जाता है उनको कि ये इश्यूज हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, पहले तो मैं मतलब अपना वॉलंटियर करता रहता था, डोनेशन करता रहता था। 14 जनवरी 2021 की बात है। उस टाइम मैं उसके पहले लखनऊ में था, लखनऊ से इलाहाबाद आया था। तो उस दिन मेरे पास एक ब्लड डोनेट करने के लिए रिक्वायरमेंट आई। वो नेगेटिव था पेशेंट को थैलेसीमिया था। उस टाइम मुझे नहीं पता था थैलेसीमिया होता क्या है। तो जब मैं गया वहाँ डोनेट करने, तो उनका बेटा भी आया हुआ था, क्योंकि वो एक लाइब्रेरी में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आज बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली, 14 जनवरी है, खिचड़ी का दिन था, वो यहीं से डोनेट कराएंगे, वहीं से उनको ट्रांसफ्यूजन सेंटर ले जाएंगे। तो मैंने देखा एक बच्चा था, उसका रंग थोड़ा सा सांवला ज़्यादा था, जितना सांवला होता उससे ज़्यादा था, बहुत पतले हाथ थे। मुझे लगा कि 6-7 साल का बच्चा होगा, पर उसकी जो उम्र उन्होंने बताई वो 12 साल थी। तो थोड़ा सा एक झटका लगा मुझे। फिर जब मैं ब्लड डोनेट करके आ गया, उनसे बात हो रही थी, तो मुझसे बात करते करते रोने लगे कि
अगर वो अपने परिवार वालों को, घर वालों को या रिलेटिव्स को फ़ोन करते हैं तो अब उनके रिलेटिव्स ये सोच के नहीं फ़ोन उठाते कि कहीं ये पैसा या ब्लड ना मांग ले। पैसा फिर भी मांग ले, दे देंगे, पर ब्लड ना मांग ले। तो मैम इसकी अवेयरनेस किस लेवल पे सरकार को, हमें, डॉक्टर्स को, वॉलंटियर्स को, पब्लिक को किस लेवल पे करनी पड़ेगी कि लोग ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो जाएं और थैलेसीमिया को साथ ही साथ हम इरेडिकेट कर पाएँ? और क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं? देखिए, इरेडिकेशन तो हाँ, अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। बहुत से लेवल पे स्क्रीनिंग भी हो रही है, जैसे मदर की स्क्रीनिंग हो रही है, जो हम सजेस्ट कर रहे हैं कि बिफोर मैरिज अगर किसी को पता है तो पार्टनर का करा लें, नहीं करें। पर इन जनरल लोगों में इसकी अवेयरनेस अभी है नहीं। आज भी हमारे यहाँ वो कुंडली पहले मिला लेंगे। ऐसी और भी बीमारियाँ हैं, थैलेसीमिया एक बीमारी नहीं है, बहुत सी इस तरह की जेनेटिक बीमारियाँ हैं, लेकिन हमारी जनता इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं। तो हमें ये अवेयरनेस बढ़ानी है। खासकर अगर किसी को है, जिनको है ये बीमारी, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिपाएं ना। जो माइनर होता है, माइनर में यूजुअली क्लिनिकली देखने में हमें नहीं दिखता है, पर पेशेंट को पता हो सकता है, क्योंकि रिकरेंट एनीमिया होता है, उसमें माइनर ग्रेड का 8-9 इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो जनता की भी मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग कहीं भी शादी होने तो क्लियरली वो बताएं कि देखिए ये बीमारी है, इससे और कोई नुकसान नहीं, लेकिन ये आगे करना है। तो हमें देखना है कि क्योंकि एक अगर को माइनर है, दूसरी भी माइनर अगर आ गई तो उसके बाद मेजर होकर हमारा थैलेसीमिया मेजर प्रेजेंट कर जाएगा, जो कि फिर बचपन से ही सीवियर एनीमिया करके प्रेजेंट करते हैं और अपने उसके इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि दुबला था, ग्रोथ नहीं थी, वो था। तो ये अवेयरनेस तो हमें जनता में बढ़ानी है कि ये जेनेटिक बीमारियां हैं, इस तरह होती हैं, और कुंडली जो भी जिसको मिलाना अपना अपना विश्वास है उसको मिलाए करें। लेकिन अगर खुद पता है आपको, माँ बाप को भी पता है कि हमारे बेटे को ये बीमारी है, बेटी को ये बीमारी है, तो उस चीज़ को छिपाएं ना। बजाय छिपाने के कहीं भी अगर शादी तय करनी तो कह दें हम टेस्ट करा के ये देख लें और ये बीमारी, ये लोगों में आगे आना पड़ेगा, जो कि एक अभी हम ये कहेंगे लंबा रास्ता है। मेंटेलिटी लोगों की चेंज करना जो है ये बहुत लंबा रास्ता है। स्क्रीनिंग कराना, अवेयर होना, और शादी से पहले स्क्रीनिंग के लिए तैयार हो जाना, बताना कि क्लियरली कि ये बीमारी है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें तो हमें लगता है कि जो जन संस्थाएं हैं वो लोगों में धीरे धीरे इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं कि खुल के आगे आएँ, तो हम बीमारी का लोड धीरे धीरे कम कर सकते हैं। मैम क्या हम इसको एज अ बीमारी पोर्ट्रे कर रहे हैं तो इसलिए एक टैबू बनता जा रहा है अलग से, जैसे HIV एड्स का होता है कि हम टेस्ट नहीं कराएंगे, तो क्या इसका भी उस तरीके से टैबू बनता जा रहा है? क्या इसको हम दूसरी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि आप कुंडली मिलाइए पर आप साथ में ब्लड टेस्ट भी करिए? क्योंकि कई बार होता है कि डाउन सिंड्रोम हो जाता है, कई सारे सिंड्रोम्स हो जाते हैं उसमें। यूजुअली पेशेंट्स को पता लगता है, पता भी रहता है अगर, पर लोग छिपाते, तो उनको छिपाना नहीं चाहिए, उन्हें खोल के, क्योंकि कोई ऐसी वो नहीं है। आपको अगर कोई अनुवांशिक उसमें एबनॉर्मलिटी है तो ऐसा कोई टैबू नहीं है कि इस तरह से कुछ हो जाएगा, लेकिन उसको छिपाएं ना, उसको साफ साफ बता के रखें ताकि आगे चांसेस कि नेक्स्ट जनरेशन में एबनॉर्मलिटी आ सके वो ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो परेशानी दोनों के लिए होती है आपस में। मतलब आपको तो ठीक है, आपकी लाइफ है, आप एडल्ट हैं, आप ग्रो कर गए, लेकिन कल को आप उसमें अगर प्रोडक्ट्स आपने मतलब कंसीव कर लिया और फिर उस बच्चे में निकला तो वो मदर फादर पूरे घर के लिए बहुत पेनफुल होता है। तो फिर उसके पहले अगर आपको पता नहीं है तो आप पहले स्क्रीनिंग करा लें, देख लें, और फिर उसके आगे कंटिन्यू करें अगर करना है तो प्रॉपर मतलब मेडिकल एडवाइस फिर लेके ही आगे कुछ करें। मैम जैसा कि आप हॉस्पिटल से इतने सालों से जुड़ी हैं, आपने कई सारे पेशेंट्स देखे होंगे, तो एक एवरेज थैलेसीमिया पेशेंट की क्या लाइफ होती है? क्या वो नॉर्मल लोगों के जैसे हंस बैठ सकता है, लोगों के साथ घूमने जा सकता है, कॉलेज कर सकता है, जॉब कर सकता है, क्या अपनी फैमिली कंसीव कर सकता है? वो डिपेंड करता है कि लाइफ कैसे, कि आपकी सीवियरिटी कितनी है। जैसे हमने बताया ना कि 4 जीन में चारों इन्वॉल्व है या एक इन्वॉल्व है, तो जो माइनर है वो तो बिल्कुल पता भी नहीं लगता। हो सकता है बहुत से लोग हमारे अगल बगल भी रहते हो, वो एनीमिया करके ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, एनीमिया ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता है उसमें। तो इस तरह के भी हो सकते हैं एकदम नॉर्मल लाइफ, जिनको माइनर कह रहे हैं, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, एक्सेप्ट कि उनका एनीमिया जो है वो रिकरेंट एनीमिया रहता है, हीमोग्लोबिन बढ़ के
11, 12, 13 नहीं पहुँचेगा, वो 8, 9 के आसपास रहेगा, जो माइनर वाले होते हैं। जो सीवियर वाले होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि हमारे चारों क्रोमोसोम इन्वॉल्व हैं क्या है, तो उस पर उनका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसमें वेरी करता है। उसको हम 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन्स कहते हैं, तो कौन सी चेन इन्वॉल्व है, कितनी इन्वॉल्व है, तो वो क्लिनिक, तो ये बहुत ही वेरिएबल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है। जो मेजर वाले होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादातर अर्ली प्रेजेंटेशन है। तो बच्चे हैं 3 साल के, 4 साल के बच्चे जो हैं उनमें हमें रिकरेंट ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन बहुत ही कम बनता है, तो उनमें हमें रिकरेंट ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ट्रांसफ्यूज़न है वो ज़्यादातर जो हमारे मेजर वाले हैं बच्चे हैं इनको, और ट्रांसफ्यूज़न से फिर उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके कुछ मतलब ट्रांसफ्यूज़न के नहीं है, क्योंकि बार बार रिकरेंट ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो उसमें फिर हीमोग्लोबिन एक्स्ट्रा जमा हो जाता है, इस तरह से कुछ चेंजेस वो होते हैं, तो उसके लिए भी हमें दवाई देनी पड़ती है। एक्स्ट्रा आयरन जो कि हमारे अदर ऑर्गन्स को कर सकता है जब हम रिकरेंट ट्रांसफ्यूज़न देते हैं, तो उस तरह से फिर उनके अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हमें मैनेज करना होता है। तो जो मेजर वाले हैं वो एक मेजर ग्रुप मतलब है, मैं जो ग्रुप जो कि अफेक्ट होता है, जिन्हें प्रॉब्लम होती है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इनका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा, बच्चे अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, पर यूजुअली हीमोग्लोबिन कम हो जाने की वजह से फिर उनको वीकनेस लगती है, वो लगती है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। क्या ये फ्यूचर में अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं? क्या बच्चे कर सकते हैं ये लोग? उसमें तो थोड़ा सा हमने वही बताया कि वो देखना पड़ेगा कि अगर मेजर है इधर तो फिर फैमिली बेटर तो अवॉइड करनी चाहिए अगर मेजर है उसमें, और फिर या तो ये देखें कि जो अदर पार्टनर है वो एकदम नॉर्मल हो, उसको पहले टेस्ट करा लें कि उसमें माइनर भी ना हो। नहीं तो अगर एक मेजर एक माइनर भी हो गया या दोनों में हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो फिर मेजर जाके प्रेजेंट कर जाएगा। तो इसलिए बेटर तो होगा कि वो अवॉइड करें, खासकर जिनको मेजर है। उसमें अगर पार्टनर नॉर्मल भी है तो भी मेजर मतलब दोनों जीन्स, तो वो माइनर करके तो फिर आ ही जाएगी। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप अगर आप मेजर थैलेसेमिक हो, अगर आप मेजर थैलेसेमिक हैं तो आपको अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि मेजर में आपके दोनों जीन में एबनॉर्मलिटी कुछ है, तो दूसरा नॉर्मल भी हुआ तो एक जीन तो हमारा एबनॉर्मल जाएगा, तो माइनर करके प्रेजेंट कर जाएगा। मैम, ऐसी फैमिलीज़ के लिए हम लोग किस लेवल पे काउंसलिंग कर सकते हैं, किस लेवल पे हम सपोर्ट कर सकते हैं, या किस लेवल पे उनको एक एज अ कम्युनिटी सपोर्ट उनके लिए एक ब्लड डोनेशन ग्रुप बनाया जा सकता है जो उनको रेगुलर ज़रूरत पड़ने पे हेल्प करता रहे? हाँ, किस लेवल पे तो ऐसा है, काउंसलिंग तो अगर होनी है तो बिफोर दे कंसीव, अगर मैरिड है कपल है तो कंसीव करने के पहले अगर हमें पता लग गया है तो हम उनको काउंसिल कर सकते हैं कि अगर एक भी है और मेजर है तो बेटर दे शुड नॉट हैव वो बच्चे। आजकल तो आप और तरह से ले सकते हैं, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं किया, तो उसमें क्योंकि चांसेस हैं बीमारी के जाने के, फिर वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। माइनर वालों में भी चांसेस है, तो काउंसिल तो उनको भी करना चाहिए अगर हमें पता लग जाता है, क्योंकि 1+1 का अगर 2 करके हो गया तो उसमें चांसेस उनके कम होते हैं, दोनों माइनर हैं एज़ कम्पेयर टू जो मेजर वाले हैं, लेकिन चांसेस उसमें हैं, तो उनमें भी काउंसलिंग यही होगी कि बेटर टू अवॉइड उसमें, क्योंकि आप एक ऐसे बच्चे को जो बीमारी के साथ में यू शुडंट ब्रिंग देम उसमें। आजकल और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इफ़ यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, इतने सारे बच्चे हैं जिनके पास घर नहीं है, आप कहीं से भी उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। मैम, ऐसे में क्या एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी कम हो जाती है काफ़ी हद तक? डिपेंड करता है किस टाइप का थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया क्योंकि हम लोग कहते हैं मेजर है, इंटरमीडिएट है, माइनर है, तो माइनर वालों में यूजुअली कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, दे कंटिन्यू। इंटरमीडिएट सब प्रॉब्लम जिनमें मेजर है उन्हीं में प्रॉब्लम होती है। मैम, ऐसे कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी मेजर वालों की? देखिए एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हम ये इनहेरिट करते हैं इसमें भी बहुत से वेरिएशन होते हैं, तो दैट ऑल डिपेंड कि वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है, इनहेरिटेंस कितना है उसमें, और कौन सा टाइप का, जो हमने कहा ना हमारी चेन होती है अल्फा एंड बीटा, तो उसमें कौन से टाइप की चेन में एबनॉर्मेलिटी है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स जिससे कि इसका आउटकम डिपेंड करता है। लास्ट ईयर मेरे 2 थैलेसीमिया पेशेंट एक्सपायर हुए थे। एक हंडिया में रहती थी, 56 ईयर्स में वो एक्सपायर हुई, बट दूसरे ट्विन्स थे। उन ट्विन में एक बच्चा एक्सपायर हो गया, गोपीगंज से था वो, और उसकी एज सिर्फ 8 साल थी। तो मतलब काफ़ी मैंने अपने पर्सनल लेवल पे उसमें काफ़ी डिफरेंस देखा,
बट क्या इसमें किस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, किस हिसाब से फैमिली मॉनिटरी सपोर्ट उनके पास रहता है, क्या ये एक बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करता है उनको? मेजर वालों को तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि करंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनको चाहिए होता है। और गवर्नमेंट की तरफ से सारी हेल्प चल रही है। थैलेसीमिया के लिए अलग से फंड आता है, उनकी स्क्रीनिंग के लिए फंड आ रहा है, उनकी जांच के लिए फंड्स आ रहे हैं, उनकी दवाओं के लिए जैसे पीडियाट्रिक्स वगैरह में भी जाता है, तो उनको जो हमें दवाएं देनी होती ताकि उनको दवाएं फ्री मिलता है, तो वो भी गवर्नमेंट दे रही है। तो मेजर में ज़्यादा वो है। अब जैसे आप जो 56 ईयर्स कह रहे हैं, वो हो सकता है इंटरमीडिया या माइनर में रहे होंगे, तो उसमें उनका उतना रिकरेंट नहीं प्रेजेंटेशन था। पर जो 8 साल का बच्चा कह रहे हैं, इसको मेजर रहा होगा, जिसमें दोनों जीन्स इफेक्ट आती हैं, तो उसमें तो रिकरेंट, क्योंकि वो ब्लड बनता नहीं है प्रॉपरली, तो जहाँ ब्लड लगेगा उसका इफेक्ट रहेगा, फिर वो एनीमिया हो जाएगा। तो उसकी भी उनको दवाई वगैरह भी सब देनी पड़ती है। पर गवर्नमेंट की तरफ से पूरा प्लान है। थैलेसीमिया की जांच के लिए भी पैसा आ रहा है, एनएचएम की तरफ से थैलेसीमिया की जांच के लिए भी पैसा आ रहा है, उनके टेस्ट के लिए भी आ रहा है, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी पीडियाट्रिक्स वगैरह में जाता है। और ये जैसे ल्यूकोफिल्टर वगैरह ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब पीडियाट्रिक्स में एनएचएम से फंड उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ से वो ले सकते हैं जो है। बहुत सारे हमारे खुद के हमने पेशेंट्स में देखा है कि पता नहीं क्यों एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो दूर भागते हैं, जबकि मेरे हिसाब से जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा सरकारी नौकरी चूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छे डॉक्टर भी सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं। सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है। PMSSY जैसा सुपर स्पेशलिटी सेंटर अभी तक बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बना पाए, मेदांता के लेवल पे वो चल रहा है। ल्यूको फिल्टर आप कह रहे हैं कि आप उनको अलग से अवेलेबल करा रहे हैं, जो कि ल्यूकोडिप्लेटेड ब्लड आपको दे देता है। WBC एक्ट्रैक्टर उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है। तो भी ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भागना चाहते हैं, वो प्राइवेट में कराना चाहते हैं? क्या वो फैसिलिटीज़ है कि ओवर क्राउडेड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उस पर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, या टाइम बहुत लग रहा है जिस और वो उस टाइम को अफोर्ड नहीं कर सकते, या क्या रीज़न है मैम, क्या हो सकता है इसमें? देखिए, ये तो पेशेंट्स ही बता सकते हैं। इन जनरल जो है हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट वाइज, क्वालिटी वाइज बेस्ट होते हैं। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड वहाँ पे आते हैं। अब सब जगह PMSSY के सेंटर भी गवर्नमेंट ने खोल दिए हैं, सब क्वालिफाइड डॉक्टर आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वर्कलोड वहाँ ज़्यादा होता, तो लोग जब वो फैसिलिटी देखना चाहते हैं प्राइवेट में, तो आपको फैसिलिटी की आपको क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, या शोर जिसका वो लोग पैसा भी दे देते हैं वहाँ पे। पर जो ट्रीटमेंट को लेके जो क्वालिटी वाइज है, वो आई स्टिल से कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बेस्ट होते हैं। बिल्कुल। एंड लोगों को जानना चाहिए। लोग थोड़ा सा ही देखते हैं कि जाते ही उनका वेलकम एक होटल की तरह, गेस्ट की तरह बिल्कुल हो जाए, तो वो चीज़ नहीं कि हो सकता है कि वहाँ पे एक डॉक्टर है, उसके पास 15-20 मरीज बैठे हुए हैं, तो मानी बात है वो एक एक करके देखें। फिर भी कोशिश पूरी है गवर्नमेंट सेटअप में, और जैसा इस समय गवर्नमेंट बढ़ाती ही जा रही है, अपने सब सुविधाएं कोशिश कर रही देने की, तो आई से कि गवर्नमेंट सेटअप में जाना चाहिए लोगों को। मैम, हम ब्लड डोनेशन पे आते हैं। हमारा देश 150 करोड़ लोगों का देश है, और साल भर की रिक्वायरमेंट करीब करीब 50 लाख यूनिट, बहुत ज़्यादा वो 80 लाख यूनिट तक आती है पूरे देश में। बट फिर भी हमारा देश इस रिक्वायरमेंट को पूरे क्यों नहीं कर पा रहा? क्या अवेयरनेस की मेजर कमी है, या स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है ब्लड बैंक्स में? सबका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या एक दूसरे ब्लड बैंक, जैसे हम बड़ी सिटीज़ में जाएं, हर हॉस्पिटल के पास अपना ब्लड बैंक है, तो वो दूसरे ब्लड बैंक का ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ब्लड डोनेशन उतना होने की वजह से भी वो लोगों की नीड पूरी नहीं हो पा रही। तो क्या वजह हो सकती है मैम इसकी कि ये 50 लाख से 80 लाख की यूनिट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है 150 करोड़ का देश? देखिए, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। पहली चीज़ तो सबसे पहली चीज़ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी ब्लड बैंक में हो, खासकर गवर्नमेंट ब्लड बैंक में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस समय तो ऑलमोस्ट रूल रेगुलेशन तो सभी ब्लड बैंक के लिए एक ही हैं, जो कि हमारे उससे नाको से, यूपीसैक से गाइड होते हैं, सबको करना है। फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ा दी है, अभी गवर्नमेंट ब्लड बैंक से नहीं हुई,
जो लाइसेंसेस वगैरह इशू होते हैं प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद इशू होते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, मेन जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस पब्लिक में। पब्लिक को ही आगे आना पड़ेगा। ये जो कमी ये पब्लिक की वजह से है, हम ये नहीं कहेंगे ब्लड बैंक की वजह से, ये कमी पब्लिक की वजह से है। इसमें पब्लिक में को आगे आना पड़ेगा। और इसलिए जो बहुत सी सोशल हमारी जो सोसाइटीज़ हैं या सोशल संस्थाएं जो हैं, उनको जाके लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई आपको मुश्किल नहीं होती है, ब्लड डोनेशन से कोई ख़राबी नहीं होती है। जगह जगह कैंप लगते हैं, ब्लड बैंक वाले जाते हैं, पर स्टिल आज भी हम ये कहेंगे कि एक से एक पढ़े लिखे लोग भी जो है, जब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो चाहते हैं कि उनको ब्लड बैंक से मिल जाए, उनको देना ना पड़े। कोई भी इवन अपने फैमिली वालों को देने को तैयार नहीं होता है। गांव में तो है ही है लैक ऑफ अवेयरनेस, वहाँ पे लोगों का डर ख़त्म करना है, बढ़ाना है। तो इसके लिए हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको आगे आना पड़ेगा कि जाके लोगों को बताया जाए कि इससे कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। हमने तो मतलब इस ब्लड बैंक में हमने पहले भी काम किया है और यहाँ तक देखा है, अब तब से थोड़ा तो बढ़ा है कि अगर मतलब अपना बेबी है, बच्चों में तो 50 ml तक ही मांगते हैं, कभी 100 ml। इंसिडेंस देखे हैं कि डिमांड मांगी, मदर थी, मदर शायद तैयार हो गई थी देने के लिए, थोड़ा मेंटली उसको हम लोग वो कर रहे थे, फादर रिफ्यूज़ कि नहीं ये नहीं देगी, हमारा बच्चा तो दूसरा पैदा हो जाएगा, इसको कुछ हो गया तो क्या होगा। ये हम आपको सही इंसिडेंस बता रहे हैं। ले गया उसको वहाँ से, जबकि 50 ml ब्लड मांगा गया था छोटे बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न। तो ये चीज़ जो है, अच्छे अच्छे लोग हमने देखा है, पढ़े लिखे लोग, जब भी किसी का प्राइवेट में भी मरीज भर्ती है, 10 लोग खड़े होंगे, आप कह दीजिए ब्लड देना है, निकल जाएंगे। हम लोग के हॉस्पिटल्स में मरीज भर्ती होते हैं, जगह भीड़ लगी है, अगर भीड़ हटानी है, अगर उनसे बोल दो कि अब इसको ज़रूरत है, चलिए ब्लड दे दीजिए आप लोग, थोड़ी देर में सारी भीड़ ख़त्म हो जाएगी। किसी को बीमारी है, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ, सब वहाँ से हट जाएंगे एकदम। तो ये जो डर अभी बैठा है, इसको हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, हम लोग उनको बताते हैं, करते हैं। ये डर अगर जनता के बीच से हट जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें कवर करना पड़ेगा। हमारे बहुत से पेपर्स ये तो निकाल देते हैं कि इस ब्लड बैंक में अक्सर पढ़ेंगे इतना ब्लड की कमी, इतने ब्लड की कमी, पर वो कभी उसमें लोगों को ये नहीं बताना चाहते हैं कि आप लोग आगे आइए और दीजिए और उसमें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उल्टे उसमें आपके फ़ायदे ही कुछ आपकी बॉडी को हो सकते, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है। ये अवेयरनेस हर स्तर पे हमें बढ़ानी पड़ेगी और तभी हम कमी कम कर पाएंगे। क्योंकि जितना हमारा अभी क्या है कि डिमांड है, वॉलंटरी होने के बाद भी हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जब हमारे पास सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी, तब तो शायद वी विल बी एबल कि हाँ कोई भी जस्ट वॉक इन किया और हमने उसको ब्लड दे दिया। लेकिन हफ्ते में हमारे मतलब हर हफ्ते में कैंप्स हमें मिल जाए, जितना एवरेज, सपोज यहाँ पे एवरेज हमारा अगर 40 पर डे हम मान लें हमारे ब्लड बैंक में है, तो उससे एक हफ्ते में हमें 280-300 के आसपास रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा कैंप हो जाए, हमारे 2 कैंप हो जाए, 150 यूनिट्स में लोग आगे आकर दे दे, तो हमारे ब्लड बैंक में रहेगा तो कर देंगे, है ना। और फिर एक्सचेंज तक तो खैर चल जाता है कभी कभी, लेकिन वॉलंटरी होगा तो कोई बात नहीं। और अभी हम लोग गवर्नमेंट ब्लड बैंक में तो जैसे हम दे ही रहे हैं, काफ़ी हमने आपको बताया कि लगभग 160-175 हमारा पर मंथ में हमारे अपने स्वरूप रानी ब्लड बैंक में से, जो भी गवर्नमेंट है, वो विदाउट एक्सचेंज निकलता है। क्योंकि हमारे पास ट्रॉमा में केसेस आते रहते हैं, एक्सीडेंट के आते हैं, कभी बर्न इंजरी, कभी मतलब जो भी इनकी केस है जहाँ ब्लड रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम लोग बिना डोनर के ब्लड देते हैं। पर फिर होता ही है कि हमने एक कैंप 100 का कराया और उसमें से निकलते गए, हमारे पास आए तो नहीं। तो अगर हमारा 10 दिन पहले 100 का स्टॉक था, अब वो 35 पहुंच जाएगा, 40, फिर जब कम हो जाएगा तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे कि हम एक्सचेंज में लें। तो एक चीज़ है जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि हमारी डिमांड जितनी उतनी पूरी नहीं हो पा रही है, वो उसका सबका एक ही इलाज है, प्रॉपर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। हम इसमें हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई मूवी आती है किसी सुपर हीरो का या कोई मूवी स्टार का हेयर स्टाइल होगा, लोग कॉपी कर लेते हैं। बाकी कोई भी चीज़ होगी, ड्रेसिंग सेंस होगा और कोई ट्रेंड होगा, लोग कॉपी कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर हम देखें वो एक बड़ी पिक्चर में कि सोनू सूद और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को छोड़ दें,
तो हम ये नहीं देखते कि कोई और इस टाइप के स्टार आगे आके ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों एक स्टिग्मा बनता जा रहा है। पहले दूरदर्शन पे ऐड भी आता था, एक बच्ची सबको थैंक यू बोलती थी थैलेसीमिया का, अब आजकल वो भी नहीं आ रहा। तो एक तरीके से जो मेन मीडिया है वहाँ से ब्लड डोनेशन में पूरी तरीके से मतलब हटा ही दिया गया है, जैसे कि लगता है कि हमारे देश में रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बट धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बड़ी होती जा रही है, जैसे जैसे पब्लिक बढ़ रही है प्रॉब्लम भी बड़ी हो रही है। कि अवेयरनेस हम कह रहे हैं ना, हर जगह स्कूल में, कॉलेजेस में, सब जगह अवेयरनेस हमें बढ़ानी होगी उसको। अभी भी मतलब पढ़े लिखे लोग, गांव वाले तो हम छोड़ दें, गांव तो अभी बहुत पीछे हैं कि हमें उनको जाना है, पढ़ाना है, वो फिर भी इकट्ठे आ जाएंगे। हम लोग जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, कहाँ कॉलेजेस में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं। जैसे इलाहाबाद में भी कुछ हैं जो अच्छे से देते हैं इंस्टीट्यूट, IIIT में अभी तक कैंप हो गया। हमारे साथ ये निरंकारी वाले जुड़ते हैं, इनके जब कैंप्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इन जनरल लोग कहते तो हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप, फिर संस्थाएं नाम करती हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप का कुछ मतलब कह रहे हैं भी, फिर होता क्या है वहाँ 3, 4, 5 बेसिकली फोटो खिंचाने का एक माध्यम है उनको, न्यूज़ में आना। 5 होगा 50 शुड नॉट बी मेड लाइक दैट। वो हो तो फिर अच्छे से हो और लोग बढ़ के आगे आए। हमने ये भी देखा कि बहुत सारी संस्थाएं 5 मिनट करने के बाद 50 पोर्ट्रे करती हैं, फिर लोग क्वेश्चन करते हैं कि इस ब्लड बैंक में तो ब्लड था क्या, कैंप हुआ है, न्यूज़ में आया है, पर ब्लड हमको मिल नहीं रहा। तो चीज़ें तो वो होती हैं, बट फिर एट द एंड यही है कि कोशिश सब हमारा जो स्टूडेंट्स वाला तबका है अभी, जो कि हमारे मतलब इंटर के नीचे तो हम लेंगे नहीं एज के, उससे जो हमारे BA, MA, BSc मतलब जो डिग्री कॉलेजेस के लेवल पे है, इतने सारे कॉलेजेस खुल गए हैं। अगर उनमें से हर एक महीने में इलाहाबाद में ही कितने डिग्री कॉलेजेस खुले हुए हैं बड़े बड़े, अगर पर मंथ एक कॉलेज भी आके गवर्नमेंट ब्लड बैंक में डोनेट करता चले तो शायद हमारे पास कमी नहीं होगी। बिल्कुल। पर वैसा होता नहीं है। एक एक डिग्री कॉलेज में हमारे 500 बच्चे एक एक क्लास में पढ़ते हैं, भीड़ रहती है, पर वो कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं होते। तो एक रेगुलर बना लें, ये है NSS है, वो है, कितनी संस्थाएं हैं, ये लोग NCC है, ये लोग रेगुलर बना लें कि हम महीने में एक बार, साल भर में एक बार हम ब्लड डोनेशन कैंप कराएंगे या 6 महीने पे 2 बार कराएंगे। तो ये कॉलेजेस अगर आगे आ जाएंगे, इस तरह की संस्थाएं आगे आएंगी, तो हमारे क्या समय कमी नहीं पड़ेगी ब्लड की। और उसमें थैलेसीमिया वाले मरीजों का उसमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको तो किसी को तो हर हफ्ते ज़रूरत पड़ती है जो है। जैसे हम बता ना, पिछले 1 महीने में 60 थैलेसीमिया के हमने सिर्फ थैलेसीमिया वालों को विदाउट एक्सचेंज दिया। मैम क्या ब्लड डोनेशन में या ब्लड डोनेशन कैंप में, जैसे हम देखते हैं कि ये भी एक सीजनल रिक्वायरमेंट आती है, थैलेसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, ब्लड कैंसर, इनकी रेगुलर रिक्वायरमेंट आ रही है, वो एक फिक्स रिक्वायरमेंट है। उसके ऊपर से जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है, एक्सीडेंट को भी हम छोड़ दें, कैदी को हम छोड़ दें, डिलीवरी केसेस, ऑपरेशन केसेस, ये सब की ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल रिक्वायरमेंट आजकल आ रही हैं। कि जैसा कि हम देखते हैं कि सितंबर से स्टार्ट होता है, डेंगू का महीना जब आता है वहाँ से रिक्वायरमेंट आना चालू होती है, फिर जनवरी तक आती है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल थोड़ा सा ढीला पड़ता है, फिर मई, जून से आना चालू होती है। तो क्या इसमें हम स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर हम ब्लड डोनेशन को जोड़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कहाँ किस टाइप के रिक्वायरमेंट आ रही है, कहाँ किस टाइप के ब्लड ग्रुप के रिक्वायरमेंट आ रही है, कहाँ किस टाइप के ब्लड ग्रुप डिस्कार्ड किए जा रहे हैं, कहाँ उनकी नीड पड़ रही है। तो क्या हम ब्लड को एक अच्छे लेवल पे, अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे इंस्टीट्यूशन लेवल पे? बिल्कुल हम कर पाएंगे। और जो मतलब ये प्रेगनेंसी वाले तो रेगुलर हैं। डेंगू के समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डेंगू के समय इसलिए पड़ती है कि हम प्लेटलेट स्टोर तो नहीं कर सकते। अगर हमने प्लेटलेट निकाली है तो मैक्सिमम 5 डेज़ है। तो अब उस समय जब प्लेटलेट की डिमांड बढ़ती है ज़्यादा, तो उसको बनाने के लिए हम लोग ब्लड डोनेशन मांगते हैं। अदरवाइज़ प्लेटलेट नॉर्मल रहती तो उसके अगेंस्ट नहीं भी लेते हैं हम लोग कभी कभी जो है। पर जब हमको बनाना होता है तब उस समय हम लोग ब्लड मांगते हैं, क्योंकि प्लेटलेट की डिमांड बढ़ती है। अगेन प्लेटलेट की डिमांड में भी हम यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ उसमें होता है। जितनी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे लोग मांगना शुरू करते हैं, और वो पूरा का पूरा एक उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन पैदा हो जाती है, क्योंकि लोग देख लेते हैं ज़रूरतें नहीं है जहाँ पे उसके अलग नॉर्म्स हैं, हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि उसके हिसाब से ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए। पर वहाँ तो प्लेटलेट ज़रा सा नॉर्मल से भी कम हुई, 80 भी 60 भी आई तो लोग पैनिक करते हैं, प्लेटलेट चाहिए।
जिसके कि अपने नुकसान हो सकते हैं। अब वो प्लेटलेट जब चाहिए होती तो उनको बनाने के लिए हमें फिर ब्लड चाहिए होता है उसको, क्योंकि वो हम बस 5 दिन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो तब जब ब्लड की डिमांड करते हैं तो फिर उसमें फिर वो पैनिक और होने लगता है कि अब ब्लड कौन देगा, हमें चाहिए, डोनर्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम उसको कर सकते हैं। संस्थाएं आगे आएँ, आगे आके उसको ब्लड बैंक के साथ में कोऑर्डिनेट करें कि हमें अब किसकी ज़रूरत ज़्यादा है ब्लड ग्रुप की। अब जैसे AB ब्लड ग्रुप है, कम यूज़ होता है, कभी कभी नहीं मिलता, आप लोग ढूंढते रहते हैं कि AB पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव तो दूर की बात है। और कभी कभी ऐसा होता है हम लोग पास आ जाता है कि पता चला 8 AB पॉजिटिव रखें, तब लगता है कि अरे इसको अभी तो खर्च मतलब निकल जाए, किसी के लिए डिमांड निकल जाए, हम लोग पूछ लेते हैं कि नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो क्योंकि हम प्लान नहीं करते हैं, उस समय जो ग्रुप में आता है हम ले लेते हैं, पर स्टिल अभी इतना वो नहीं है। अगर हमारा रेगुलर डोनेशन होने लगे, हमें पता है कि रेगुलर में मिलना है, तो उसमें हम प्लान कर सकते हैं कि भाई इस बार हम पहले चेक कर लेंगे, हम AB का कम लेंगे, हमारे पास बहुत है, उनको बाद में बुला लेंगे। पर बाद में फिर वो डोनर्स आते नहीं हैं। इसके लिए हमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। अवेयरनेस बढ़ानी कौन है। डोनर्स का डेटाबेस हमको अलग से हाँ, रखना वो पड़ सकता आप लोग है। कर सकते हैं, उनका डेटाबेस रखिए, अवेयरनेस बढ़ाइए। वो हमारे पास जैसे हम लोग डेटा इकट्ठा रखते हैं तो ये होना चाहिए कि हाँ ये AB पॉजिटिव वाले हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इनको बुला लेंगे। हमने 2-4 रखे हैं, बाकी को हमने रिज़र्व में। वो पर्पस ब्लड बैंक से भी वही चीज़ हो रही है कि हम कहते हैं कि हमें रिज़र्व में रजिस्टर करके डोनर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए हमारे पास, जिनको हम बुला सकें। स्पेसिफिक ग्रुप वाले, सपोज़ AB नेगेटिव है उसमें, तो वो बहुत ही मतलब रेयर है, उसमें माना जाता है। अगर उसको हमारे पास मिल जाता है तो हमें लगता है कि इसका ज़रूरत पड़े हम खर्च करें, रखा तो चांसेस है कि वो हमारा कल को यूज़ ना हो। कोशिश हम लोग ये करते हैं कि देख के उनको निकाल। मैम एक चीज़ जो आपने कही कि डेंगू के टाइम काफ़ी सारे ब्लड डोनर वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि प्लेटलेट देना पड़ता है, तो क्या डेंगू के पहले जुलाई से एक ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें NGOs हों, गवर्नमेंट के ब्लड बैंक्स हों, प्राइवेट ब्लड बैंक्स हों, डॉक्टर्स हों, और उसमें एक प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड किया जा सकता है कि अलग अलग ऑफिसेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस जाके अवेयरनेस फैलाएं। जंबो प्लेटलेट्स के नाम से FRSS जो यहाँ फेमस है, FRSS के बारे में हम बताएं, क्योंकि मैं खुद 21 बार FRSS जो मैं डोनेट कर चुका हूँ प्लेटलेट्स अप्लासिक एनीमिया के पेशेंट्स के लिए। तो उसमें मैं अगर इमरजेंसी पड़ी तो दूसरे दिन भी डोनेट कर सकता हूँ, नहीं पड़ी तो हर दूसरे हफ्ते डोनेट कर सकता हूँ। साथ में मैं 28 दिन बाद शायद ब्लड भी डोनेट कर सकता हूँ। नहीं, प्रॉब्लम थोड़ा सा जंबो प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम यहाँ पे जैसे कह रहे हैं वो ये आ रही है कि जैसे जो हम ये देते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, स्मॉल पैक जिसे कहते हैं, ये गवर्नमेंट को उससे भी फ्री है ना। जो जंबो प्लेटलेट्स हम लेते हैं एफेरेसिस से, उसकी किट्स भी कॉस्टली आती हैं, एंड उसकी कॉस्ट अभी गवर्नमेंट कॉस्ट जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी 8000 है, क्योंकि वो किट ही आती है 10-12 हज़ार की। तो ऑलमोस्ट कहने को फ्री है पर टोटल नहीं है। तो जहाँ किसी पेशेंट से कह दो कि तुम्हें अभी इसको ये मिल जाएगा, उसके लिए एक ही डोनर चाहिए होता है कि ये हम प्लेटलेट जंबो प्लेटलेट दे सकते हैं, ये है, लेकिन हाँ 8000 कॉस्ट है, वो वहाँ पे पीछे बैकआउट कर जाते हैं। तो जंबो के साथ में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है कॉस्ट की, गवर्नमेंट को फिर लिखेंगे, पर वही कि फ्री करना अभी तक तो फ्री नहीं है। अच्छा, रैंडम में वो 6 ले लेंगे, पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें हमको 6 डोनर ब्लड चाहिए होता है, तब वो 6 रैंडम बनेंगे, बट रैंडम में कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, अभी गवर्नमेंट सेटअप में फ्री है। जो भी बात हम कर रहे हैं मेनली गवर्नमेंट सेटअप वाला ही कर रहे हैं, हम प्राइवेट के किसी उस पर नहीं जा रहे हैं। उससे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करा रहे हैं तो मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नवंबर दिसंबर में आती भी नहीं है ब्लड की, तो काफ़ी ब्लड डिस्कार्ड भी हो जाता होगा उसमें। हाँ, उसको हम लोग को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इंटर गवर्नमेंट ब्लड बैंक। हाँ, इंटर गवर्नमेंट ब्लड बैंक तो पूरा बना है कि आज को हमारे पास कम है तो हम कभी लखनऊ से मंगा लें, किसी और को चाहिए हमारे पास सरप्लस है तो हम दे दें। पिछली बार किया भी था हम लोगों ने, इस तरह से मैनेज किया था कि वही लास्ट ईयर जब डेंगू का आया था तो ब्लड काफ़ी थे, पर जैसे हमारे यहाँ था हमारे तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे विदाउट एक्सचेंज वाले इतने निकल रहे थे कि कुछ दिन में हम वापस से बराबर पे आ गए, मैनेज कर लिया, क्योंकि हमारा यूज़ ज़्यादा हो रहा था RBC का भी यहाँ पे। पर हाँ, कुछ जगह थी प्रॉब्लम, तो वहाँ पे जिनके पास कम है ब्लड, उन लोगों से बात करके आपस में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से कि आप
क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी पब्लिक को? ब्लड डोनेट क्यों करें, कि करने से क्या फ़ायदा है और कितने लोगों की हेल्प हो जाएगी, और क्या उनकी भी खुद की जान बच रही है ब्लड डोनेट करने से? क्या उनकी खुद के ब्लड टेस्ट हो रहे हैं? ब्लड डोनेशन में डोनर को कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता, बल्कि डोनर को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, जो आरबीसीज हैं, उनकी लाइफ स्पैन 120 डेज़ होती है। उसमें मिक्सअप सारे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे उसमें प्रिक होकर और ब्लड निकलेगा, ब्लड जब बाहर जाएगा तो तुरंत जो बोन मैरो होती है वो नए आरबीसी सिंथेसाइज करने लगती है। तो हमारा जो मिक्स वाला ब्लड है वो रिप्लेस हो आता है, हमारी अपनी बॉडी में फ्रेश आरबीसीज आ जाएंगे और जिनकी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बेटर होती है। तो उसमें आपको फ़ायदा उसमें बहुत मिलता है। नुकसान किसी तरह का कोई भी ब्लड डोनेशन से नहीं होता किसी भी, क्योंकि टोटल 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में है और हम लेते हैं 350 ml। तो इमीडिएटली जैसा हमने कहा कि वो बोन मैरो से नए आरबीसीज हमारे बनने शुरू हो जाते हैं, ब्लड में आते हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करें और नेक्स्ट 48 डेज़ में, 48 डेज़ कह रहे हैं, 48 आवर्स में ही जो है हमारा उतना ब्लड बन जाता है 350 ml जो हमने दिया है उसको। और इस तब भी हम लोग ये गैप रखते हैं पूरा, क्योंकि जो अदर कंपोनेंट्स हैं हम उसमें कि ये हम कहते हैं कि 3 मंथ्स के बाद ही हम दोबारा लेंगे, एक मेल में, और एक फीमेल में हम जो है 4 महीने के बाद दोबारा लेते हैं। तो उतना गैप पूरा हम कि पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं अदर एलिमेंट्स निकल गए हैं वो निकल गए हैं, एंड प्लस साइकोलॉजिकली भी आपको ये आता है कि हमने 3 महीने तो रेस्ट किया और उसकी वजह से ब्लड पूरा बन जाता है हमारा। तो कोई भी किसी तरह का नुकसान डोनर को नहीं होता है ब्लड देने से। और ये हम कह सकते हैं कि पेशेंट में तो 1 यूनिट ब्लड से 4 लोगों को फ़ायदा होता है, जब हम बना लेते हैं पीआरबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा एंड फैक्टर 8 जहाँ जहाँ अलाउड है। फैक्टर 8 की हीमोफीलिया के पेशेंट्स में काम आता है, प्लाज्मा हमारे कोआगुलेशन फैक्टर की डिफिशिएंसी में काम आता है। उसके बाद प्लेटलेट्स, जैसा हम सब देखते हैं जब प्लेटलेट की कमी, डेंगू तो एक चीज़ है, अदर बीमारियां भी हैं जिनमें हो सकता है, मेलिग्नेंसी में, कैंसर्स में भी प्लेटलेट कम होती है, कीमोथेरेपी देते हैं वहाँ कम होती है, तो उसके साथ में हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो प्लेटलेट्स बन जाती हैं। एंड पीआरबीसी हमारा आरबीसी के लिए है ही है। तो 1 यूनिट डोनेट कोई भी करता है तो 4 मरीजों को फ़ायदा पहुँचाता है और उसे कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। एंड 3 मंथ्स के बाद वो फिर से एक मेल जो है 3 मंथ्स के बाद फिर से डोनेट कर सकता है, फीमेल 4 मंथ्स के बाद आराम से दे सकती है। तो हम लोग को ये अवेयरनेस सब जगह बढ़ानी है, और इसमें हम तो ये मतलब कहेंगे कि लोगों को आगे आना चाहिए, एटलीस्ट अपने मरीजों के लिए पहले देना शुरू करें, फिर वॉलंटरी भी। जो अपने पेशेंट से भी भागते हैं उनको भागना नहीं चाहिए, आके आगे देना चाहिए। मेल्स फीमेल्स दोनों दे सकते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया डेफिनेट है, अगर हम पहले ही आपको चेक करेंगे, अगर हमें लगेगा कि आप हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं आ रहे या आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है जिससे नहीं दे सकते हैं, तो हम खुद ही आपको पहले रोक देंगे, हम देने नहीं देंगे। तो ज़बरदस्ती में कोई आपसे ब्लड लेगा नहीं अगर ज़रा भी रिस्क है कि आपको कोई बीमारी या कुछ नुकसान। जो पूरे हेल्दी डोनर्स होते हैं उन्हीं से हम डोनेट कराते हैं, उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि मैम ने बताया कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप 3 लोगों की जान बचाते हैं, साथ में अपनी चौथी अपनी जान बचाते हैं। नहीं, चौथी अपनी नहीं है, 4 मरीजों की जान बचाते हैं। डोनेट करने से अपना तो आपका ब्लड लेवल इंप्रूव करता है, ऑक्सीजनेशन बढ़ता है। 4 होता है पीआरबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा एंड फैक्टर 8। बहुत से सेंटर जहाँ फैक्टर 8 बनते हैं, वो फैक्टर 8 हीमोफीलिया, वो भी एक तरह की जेनेटिक में उनको हेल्प करती है। हाँ, हम लोग चौथी हमेशा, अभी तक 3 हम लोग कहते थे कि चौथी हम लोग इसलिए 5 बोलते ठीक हैं। है। आपको लगता है कि आप अपनी हाँ। सेहत, 4 लोगों की जान बचाते हैं और अपनी सेहत इंप्रूव करते हैं। जी, जैसा कि मैम ने कहा, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं हम हमेशा 4 लोगों की जान बचाते हैं और अपनी सेहत इंप्रूव करते हैं। जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं वो 4 कंपोनेंट में बांट दिए जाते हैं और वो 4 टाइप के पेशेंट्स को जा सकते हैं। और साथ में जब हम ब्लड डोनेट करते हैं हमारे 8 से 9 तरीके के टेस्ट मुफ्त में हो जाते हैं। साथ में हमें अगर कोई इशू हो रहा है, जैसे कैंसर होता है, हम सुनते हैं कि कैंसर पाया गया किसी के बॉडी में 6 महीने, 7 महीने, 1 साल बाद, जब वो सेकेंड या थर्ड स्टेज में था,
तो वो रेगुलर ब्लड डोनेट करने से आपको इनिशियल लेवल में मिल सकता है, जिससे आपकी जान बच सकती है और आप लोगों की जान बचा ही रहे हैं। तो बस ब्लड डोनेट करते रहिए और लोगों की जान बचाते रहिए। रक्तदान महादान। जय हिंद, जय भारत।